नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है प्यार का बंधन। अरे ओ पागल, ओ गंवार औरत, तुझे सुना नहीं क्या? पता नहीं कहाँ मर गई है, दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? जिंदा है या मर गई, सुना नहीं क्या? कहाँ हो, जरा इधर तो आओ। मोहन अपनी पत्नी के ऊपर चिल्ला रहा था। रचना मोहन की आवाज सुनकर रसोई से दौड़कर आई। वह रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। अपने हाथों को साड़ी के पल्लू से साफ करती हुई आकर बोली, आपने मुझे आवाज लगाई क्या? कुछ चाहिए आपको? मेरा रुमाल कहाँ है और मेरी शर्ट कहाँ है? और ना मेरे सॉक्स मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख देती हो। सोचा था पढ़ी लिखी पत्नी मिलेगी जो मेरे घर को अच्छे से संभाल लेगी और मेरी भी सेवा करेगी, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर तो लगता है कि तुम्हारा बस का कुछ भी नहीं है। तुम्हारी हरकत तो एकदम गंवारों जैसी है और इस महारानी जी के तो नखरे भी पूरे नहीं होते हैं। सुबह से सजना संवरना शुरू हो जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी के कोठे पर बैठने के लिए जा रही है। मोहन बड़बड़ा रहा था। तैयार होने के बाद थोड़ी देर घर में शांति रही। उसके बाद फिर मोहन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या नाश्ता बना है या नहीं, या होटल से ही मंगवाना पड़ेगा? रचना दौड़ते हुए आई और एक थाली में गर्मा गर्म आलू के पराठे और दही लेकर आई। इस समय ऐसा लगा कि मोहन ने किसी चीज को दीवार पर पटक दिया हो। मोहन ने तो नाश्ते की पूरी थाली को फेंक दिया था। तुमने इसमें इतनी मिर्ची डाल दी है, कैसा खाना बनाती हो? जब मैं घर से चला जाऊंगा तो तुम ही खा लेना, कोई बात नहीं। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा लग रही है तो मैं आपके लिए सिंपल पराठा बना कर ले आती हूँ। बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा बनाया हुआ कुछ भी। मैं तो जा रहा हूँ, पहले ही लेट हो चुका हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अब तो शाम को ही घर नहीं आऊँगा। और कैसे बातें करते हो आप, ऐसे मत बोला करो। अगर आप इस तरह से बिना नाश्ता किए घर से निकल जाएंगे तो मेरे गले से भी खाने का एक दाना भी नहीं जाएगा। मैं भी पूरा दिन भूखी ही रहूंगी। अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खाना खा पाऊंगी, इसलिए आप थोड़ा सा खा लीजिए। मोहन ने कहा, दूर हो जा मेरी नज़रों से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते हुए रचना की गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और पिछवाड़े का दरवाजा खोलकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। घर से इस तरह तिलमिलाता निकला कि जैसे किसी युद्ध में लड़ाई करने के लिए जा रहा हो। गाड़ी को स्टार्ट करते हुए इतनी स्पीड से गाड़ी घुमाई कि दरवाजे में लगते लगते थोड़ी सी ही बची। मोहन के गुस्से से पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा हो गया था। उनका छोटा सा बेटा अपनी ताई की साड़ी के पल्लू से छिप गया था। वह भी डर गया था अपने पापा को इतना गुस्से से तिलमिलाता हुआ देखकर, इसलिए वह अपने ताई जी के पीछे छिप गया था। मोहन को आज इतना गुस्सा होते हुए देखकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन क्या मजाल कि कोई भी मोहन को कुछ कह सके। रचना की जेठानी ने अपने पति की ओर देखा कि शायद वह कुछ कहे, लेकिन नहीं, उसके पति ने भी कुछ कहना सही नहीं समझा, क्योंकि उनका भाई उनको भी कुछ भी कहने से पहले एक बार नहीं सोचता था। और उनकी माँ भी चुपचाप खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे तिरस्कार होने के लिए ही उन्होंने मोहन को जन्म दिया है। अपमान का घूंट पीकर सोहन चुपचाप खड़ा था। सबको चुपचाप खड़ा देखकर फिर रचना की जेठानी ने अपनी चुप्पी तोड़कर कहने लगी, एक दिन जब यह इस भोली भाली मासूम लड़की को मार डालेगा तब भी यूं ही खड़े रहना, कुछ भी मत करना, बस बुत बनकर खड़े रहना। उन्हें भी तो आपकी जरूरत है ना। दादा दादी ही तो अपने पोता पोती को संस्कार देते हैं, तो इसे आखिर कैसे संस्कार दिए हैं? मैं न जाने इतना अन्याय कैसे देख सकते हैं। इतना अपमान और सह नहीं जाता इस घर में। गुस्से से डिम्पल लाल पीली हो रही थी और कह रही थी, इधर बेचारी रचना सिसकियां लेकर रो रही थी। डिम्पल बोली, अब रचना शाम तक ही
यूं ही भूखी प्यासी अपने कमरे में लेटी रहेगी और शाम को जब मोहन आएगा तो ऐसे दिखाएगा जैसे सुबह कुछ हुआ ही नहीं था। एक बार तो मेरे मन में आया कि रचना के कमरे में जाकर प्यार से उससे बातें करूं और चंद शब्द उसके मन को शांत करने के लिए बोलूं, जिससे उसके मन को थोड़ी तो शांति मिले। लेकिन रचना तो ऐसी स्वाभिमानी लड़की है जिसे यह सब अच्छा नहीं लगता। रचना तो सब सहते हुए भी ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अपने गम के पीछे मुस्कुराती रहती है और ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह तो अपने होठ ही सील लेती है। रचना का स्वभाव ऐसा बन गया था कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई मोहन के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। डिम्पल अपने कमरे में बैठी हुई अपनी पिछली यादों में खो जाती है। जब शादी करके वह इस घर में आई थी तो उसने इस घर का बड़ा ही अजीब माहौल देखा था। मोहन और सोहन दोनों ही जुड़वा भाई थे, लेकिन कुछ पलों के अंतराल में सोहन को बड़े भाई का दर्जा मिल गया था। सोहन बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बड़े ही सरल और गंभीर स्वभाव के कारण आकर्षक दिखाई देते थे। लेकिन दूसरी तरफ मोहन उग्र स्वभाव का था। मोहन की इच्छा के विरुद्ध अगर एक पत्ता भी हिल जाता तो पूरे घर को सर पर उठा लेते थे। अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर ऐसे देखते थे जैसे सारी दुनिया उन्हीं के इशारों पर नाचती हो। और सोहन एक छोटे बच्चे की तरह अपने छोटे भाई को सफाई देते थे। लेकिन मोहन ने तो जैसे किसी बात को अगर अपने मन में बैठा लिया, सामने वाला क्या बोलता है सुनते तक नहीं थे। सामने वाले का अपमान करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। माँ भी तब भी अपने कमरे में सिमट कर जाया करती थी। माँ जी भी मोहन के गुस्से के सामने डर जाती थी और सोहन भी अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर घर से बाहर निकल जाते थे। मैं अपने कमरे में कितनी देर तक बैठी डर डर के मारे कांपती रहती थी। मुझे गुस्सा अपने पति और सासू माँ पर आता था। क्यों उन्होंने अपने छोटे बेटे को इतना बिगाड़ दिया है? उन्होंने उस पर कोई अंकुश क्यों नहीं लगाया? तभी तो वह बेलगाम घोड़े की तरह बस भागता ही रहता है। एक दिन तो घर का माहौल इतना खराब हो गया था कि मैं परेशान होकर सोहन से झगड़ा कर लिया। मैंने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन सोहन तो बिल्कुल शांत रहे। एक गंभीर आवाज के साथ अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर बोले, डिम्पल एक बात तो बताओ, अगर मोहन की जगह तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या करती? क्या तुम उसे ऐसे ही गालियां देती? क्या तुम उसे ऐसे ही ताने मारती? डिम्पल बोली, अगर मेरा भाई ऐसा होता तो मैं उसके साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर देती और उसे स्पष्ट तौर पर बोल देती कि तुम्हारे जैसे भाई की मुझे जरूरत नहीं है। सोहन, हमारे घर में बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वह बड़ों का अपमान कर ही नहीं सकते, और इतना अंतर तो बिल्कुल भी नहीं। अब समझे या नहीं? मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। उसके बाद मेरा मन थोड़ा शांत हुआ और मैं खुद को ही समझाने लग गई कि मेरे पति भी तो इसी परिवार में पले बड़े हैं और उन्होंने आज तक भी किसी को भी जरा सा भी दुख नहीं पहुंचाया है। लेकिन फिर मोहन का स्वभाव ऐसा क्यों है? एक दिन माँ जी ने पेपर की सारी रद्दी बेच दी थी। मोहन भैया को किसी दिन के पेपर की न्यूज को देखना था। जब वह पेपर ढूंढने लगे तो उन्हें वह पेपर नहीं मिला। जब उन्होंने पूछा तो माँ जी ने बताया कि उन्होंने सारे पेपर बेच दिए हैं। घर में बहुत सारी रद्दी इकट्ठा हो गई थी, इसलिए सभी को बेच दिया है। मोहन भैया तो माँ जी पर चिल्लाने लगे और सोहन जी ने तो मोहन को शांत करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, अगर घर में पेपर नहीं है तो मैं तुम्हें ऑफिस की लाइब्रेरी से उस दिन का पेपर ला कर दे दूंगा। लेकिन फिर भी मोहन भैया की जुबान पर बार बार पेपर पर अटकी थी। वह तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने तो माँ जी पर भी गालियों की बौछार शुरू कर दी। उसके गुस्से को देखकर माँ जी को चक्कर खाकर गिर पड़ी। मैंने माँ जी को बड़ी मुश्किल से संभाला। सोहन जी मोहन के लिए वह पेपर लेने के लिए चले गए और माँ जी के लिए डॉक्टर को बुला लिया था। माँ जी के पास बैठी हुई मैं सोच रही थी कि मोहन भैया का कितना कठोर दिल है। वह अपनी माँ को भी कितनी जली कटी सुना देते हैं। उन्हें अपनी माँ पर भी जरा भी दया नहीं आती है।
मोहन भैया तो संबंधों की गरिमा को भी नहीं समझते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मोहन की शादी की चिंता सोहन और उसकी माँ को सता रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोहन के लिए अच्छे घर की लड़की, एक शिक्षित और संस्कारी लड़की कहाँ से ढूंढे। वे अपने भाई के लिए अच्छी लड़की ढूंढना चाहते थे। माँ जी तो कह रही थी कि मैं अपनी रिश्तेदारी से ही किसी लड़की को अपनी देवरानी बना लूं, लेकिन मुझे तो मोहन का स्वभाव ही अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जानबूझकर इस दलदल में घुसना नहीं चाहती थी। एक दिन सोहन जी ने मुझसे कहा, डिम्पल तू मोहन के लिए एक अच्छी सी लड़की देख लो। मैं आश्चर्यचकित होकर अपने पति की ओर देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सच में बोल रहे हैं या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, सोहन देखो भाई, मोहन भैया के साथ तो वही लड़की गुजारा कर सकती है जो बहुत ही सहनशील और शांत स्वभाव की हो। भैया का स्वभाव तो तुम्हें पता ही है, उनके साथ कोई नॉर्मल लड़की समय नहीं बिता सकती। मोहन भैया तो गुस्सा करते हुए यह भी नहीं देखते कि वह घर में है या बाहर है। वह तो गुस्से में सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें तो गुस्सा होते एक पल नहीं लगता। मैंने कहा, आप उनकी शादी भले ही करवा दो, लेकिन क्या आपने कभी उस लड़की के बारे में सोचा है जो इस घर में मेरी देवरानी बनकर आएगी। भैया तो शांति से घर को एक पल में युद्ध का मैदान बना देते हैं। उनके गुस्से के सामने तो मैं भी डर के कारण तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तो उस बेचारी का क्या होगा। मैंने तो बात बिल्कुल सही कही थी, लेकिन मेरे पति यह बात सुनकर एकदम चुप हो गए थे। मेरी सोच चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मोहन तो अपनी माँ और भाई के लाडले बेटे थे। उनका हर दोष माफ कर देते थे, और वैसे भी अगर लड़का पढ़ा लिखा और नौकरी करता हो और अच्छे घर का हो और दिखने में भी सुंदर हो, तो उस लड़के के लिए तो रिश्तों की कोई कमी होती ही नहीं है। और मोहन तो एकदम हैंडसम लगता था। मोहन को देखकर कोई मना कर ही नहीं सकता था। रमेश जी की बेटी रचना सभी को अच्छी लगती थी। जब उसका रिश्ता हुआ तो मैं सोच रही थी कि शादी के बाद मोहन भैया रचना को क्या देंगे। उनकी जबान पर तो हर समय बम के गोले चढ़े रहते हैं, किसी के दिल को क्या दे सकते हैं। रचना के भाग्य में हमारे घर आना ही लिखा था। रचना हमारे घर में बहू बनकर आ गई। रचना के 2 भाई थे, इकलौती बहन थी। रचना अपने मायके से इतना दहेज लेकर आई थी कि पड़ोसी भी गिनते गिनते थक गए थे, और साथ में लाई थी संस्कारों की सौगात। संस्कार तो रचना में कूट कूट कर भरे हुए थे। रचना के सरल स्वभाव ने सबके मन को जीत लिया था। मैंने सोचा कि मेरी देवरानी मेरे देवर के स्वभाव को सार्थक बना देगी। शादी के तीसरे दिन ही पार्टी का आयोजन किया गया था। सोहन का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, जिसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मोहन अपनी कंपनी में सीए के पद पर था। पार्टी में बड़े बड़े लोग आए थे। काफ़ी सारे निमंत्रण पत्र बांटे गए थे। रचना को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को घर पर ही बुला लिया था। रचना अभी तक तैयार नहीं हुई थी। समय पर तैयार न होने के कारण मोहन भैया रचना के कमरे में गए। मोहन भैया काफ़ी गुस्से में थे। कमरे में जाते समय रास्ते में माँ जी मिल गई। उन्होंने माँ जी पर भी अपनी भड़ास निकाल दी। तुम्हारी महारानी को तैयार होने में कितना समय लगेगा? कितने घंटे हो गए हैं, क्या अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तो भैया का स्वभाव अच्छे से जानती थी। मैंने कहा, अभी ब्यूटिशियन अंदर है, बस 5 मिनट में रचना तैयार होकर आती ही होगी। उन्हें थोड़ी देर के लिए इंतजार करने को कहा था, लेकिन मोहन भैया को इतना धैर्य कहाँ था। भैया तो दरवाजा खोल के अंदर चले गए और उन्होंने ना इधर देखा ना उधर। कमरे में जाते ही ब्यूटिशियन को बोलने लगे, इसका जोड़ा मत बना, अब इसकी चोटी ही बना दे। गंवार कहीं की, समय की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। सभी मेहमान आने लगे हैं, लेकिन तुम हो कि अभी तक तैयार भी नहीं हो पाई हो। गंवार कहीं की। रचना बेचारी अपमान के मारे चुपचाप आंसू टपका रही थी। डर के मारे बेचारी रचना कांपने लगी थी। उसको गुस्से में देखकर मैं दौड़कर अपने पति को बुलाने चली गई। सोहन कमरे में आ गए थे। अपने भाई को बोले कि मोहन, तुम अभी कमरे से बाहर चलो, थोड़ा शांत रहो।
तुम्हारे यहाँ खड़ा रहने से और देर हो जाएगी। रचना थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम अभी बाहर चलो। छोड़ो भैया, मैं आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचने लगूंगा। आपने तो अपनी पत्नी को अपने सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी हर बात पत्थर की लकीर है, जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। सुमन अपने भाई को बहला कर बाहर ले आई। सोहन न जाने कितना धीरज भरा हुआ था, जो अपने भाई के कड़वे शब्दों को सुनकर भी शांत रहते थे। लेकिन मुझे तो मोहन भैया किसी मानसिक रोगी से कुछ कम नहीं लगते थे। उनका संतुलन कब बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। ना वह समय देखते थे, ना माहौल देखते थे और शुरू हो जाते थे अपने तीखे शब्दों की बरसात करने के लिए। जैसे तैसे रचना तैयार होकर स्टेज पर आ गई थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मायूसी की चादर ओढ़ रखी हो। जैसे तैसे पार्टी का प्रोग्राम खत्म हो गया था। 3 दिन के बाद दोनों घूमने के लिए अपने हनीमून पर चले गए। उस दिन छुट्टी थी। हम सभी लोग घर में टीवी देख रहे थे। टीवी पर एक अच्छी मूवी आ रही थी। उसी समय दरवाजे की बेल बजती है। जैसे ही दरवाजा खुला तो दरवाजे पर रचना और मोहन खड़े थे। रचना हमारे पास आकर बैठ गई और मोहन भैया अपने कमरे में चले गए। मैंने बार बार रचना की आंखों में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। रचना कभी बात करती और कभी बात करते करते चुप हो जाती थी। कभी हमारे साथ हंसने लगती थी तो कभी उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती थी और गुमसुम सी हो जाती थी। लेकिन मुझे उसके जख्मों को छेड़ना सही नहीं लग रहा था। मैंने उससे कुछ पूछा भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसके मन में जाने कितने सवाल चल रहे थे। अगले दिन से रचना घर के सभी कामों में मेरा हाथ बटाने लगी। उसने मेरे सारे कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। माँ जी की भी खूब सेवा करती थी और मोहन भैया के मुंह से जो भी कुछ निकलता उसे तुरंत ही पूरा कर देती थी। ऐसा लगता था जैसे रचना मेरे पास बैठकर हंसती बोलती थी, लेकिन जैसे ही मोहन भैया के पास जाती थी उसकी हंसी कहीं गायब ही हो जाती थी। अपने पति के पास जाते ही वह सहम जाती थी। यह सोचने वाली बात थी कि रचना ऐसा क्यों करती है। कहीं बाहर तो रचना अपने पति को गुस्से में देखकर उसे सबके बीच लाने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया तो नहीं नए परिवेश में आने से असमर्थ हो जाते थे। इतनी अच्छी व्यवहार की लड़की, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की, यह ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती है। मैं रचना के बारे में सोच कर परेशान होती थी। क्या रचना को इस आदमी से नफरत नहीं होती है? यह मुझे समझ नहीं आता था। एक बार सोहन बाहर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी बाहर से मोहन भैया के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी ही देर में वह आवाज़ एक विस्फोट का रूप धारण कर लेती है। मेरे बेटे ने उसकी किसी फाइल पर पेंसिल से कुछ लिख दिया था। मेरा बेटा हर समय अपनी चाची से ही चिपका रहता था, हर समय उसी के कमरे में बैठा रहता था। मेरी सारी फाइल खराब कर दी है, गधा कहीं का। मेरा कितना नुकसान कर दिया है। अपने कमरे में क्यों नहीं जाता, हर समय यहीं बैठा रहता है। बेवकूफ़ कहीं का, पागल बच्चा, हर समय मेरे कमरे में ही पड़ा रहता है, अपने कमरे में भी जाता नहीं है। मोहन गुस्से से बड़बड़ा रहा था, लेकिन रचना ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह चुपचाप थी। शायद मोहन को किसी प्रतिक्रिया का इंतजार था, लेकिन रचना तो चुपचाप थी। गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटते समय उसकी चप्पल इधर उधर खिसक गई थी। काम वाली ने शायद झाड़ू पोछा करते समय इधर उधर रख दी थी। मोहन भैया को काम वाली तो नहीं दिखाई दी, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को बचाने के लिए रचना बीच में आ गई तो उन्होंने रचना पे भी मारना शुरू कर दिया। उनके कमरे में अपने बेटे को छुड़ाकर मैं बाहर ले आई और सोचने लगी कि क्या मेरे बेटे ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जो भैया ने उसे इतना मारा। लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहा था, चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। अपने पति को थोड़ा शांत करने के बाद रचना मेरे कमरे में आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं अपने आप को शांत करने का काफ़ी प्रयास कर रही थी, लेकिन अपने आप को शांत करने में असफल रही।
मैं रचना को कहा कि जरा सी बात पर मेरे बेटे को इतना मारा, मैं भी देखूंगी अपने बेटे को भी ऐसे ही मारता है क्या। रचना चुपचाप अपनी जेठानी की बातों को सुन रही थी और दया की पात्र बनकर खड़ी थी। आज तो उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा गया था। करती भी क्या, बेचारी चुपचाप सभी बातें सुन रही थी। शाम के समय जब मोहन भैया घर आए तो अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरे बेटे के लिए खिलौने लेकर आए। मेरा बेटा तो सामान्य हो गया था क्योंकि वह बच्चा था, अपमान को समझता नहीं था, लेकिन मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि लाए हुए खिलौने छीनकर उसी के ऊपर फेंक कर मार दूं। लेकिन अपने आप को सामान्य रखते हुए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि सोहन ने उसे धैर्य रखना सिखाया था और मैं अपमान का घूंट पीकर रह गई। अब तो मोहन भैया का यह रोज का काम हो गया था। वह रचना को रोज रोज अपमानित करते और वह बेचारी कितना अपमान सहन करती। अगले दिन उससे ज्यादा उसे और सुनाया जाता था। दिन प्रतिदिन मोहन भैया का व्यवहार और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। मोहन अपनी पत्नी को अनपढ़ गंवार औरत और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करके उसे सुनाता रहता था। अब तो मोहन भैया का यह नियम बन गया था, रोज रोज एक नया बहाना सुनने को ढूंढता था और रचना को अपमानित करते थे। कई बार तो मुझे भी ऐसा लगता था कि सच में मेरी देवरानी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ गंवार ही है। देवर की बातों का एक जवाब भी नहीं देती है, मुंह तक नहीं खोलती है। अगर रचना की जगह मैं होती तो मैं तो कब का छोड़कर चली जाती। ऐसे पागल इंसान के साथ रहने से अच्छा है इंसान अकेला ही रहे। विरोध की भाषा तो रचना को आती ही नहीं थी और अपने पति की बातों का विरोध करना उसके परिवार के संस्कारों में नहीं था। रचना अपने संस्कारों की पक्की थी, वह किसी को अपमानित करना जानती तक नहीं थी। मोहन की शादी को 2 साल होने को आए थे। रचना माँ बनने वाली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि रचना की संतान भी उसे अपमानित होते हुए देखेगी। यह अपने पिता की तरह ही क्रूर स्वभाव की बनेगी। यह अपनी माँ की तरह शांत होकर बैठी रहेगी। पता नहीं बेचारी कैसी होगी। मैं बैठी हुई कुछ सोच रही थी, तभी रचना मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी जी, मेरी भाभी का फोन आया है, वह हमसे मिलने आ रही हैं। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन भाभी मुझे तो चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मोहन जी मुझे बात बात में कितना अपमानित करते हैं, आगे पीछे नहीं देखते। मैंने तो अपने मायके में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, अपने भैया भाभी को भी कुछ भी नहीं बताया है, कहीं मोहन जी उनके सामने शुरू न हो जाएं। इतना कहते हुए रचना का गला रुंध गया था। मैंने कहा, रचना एक बात तो बताओ, तुम अपराधी नहीं हो, ना ही तुम्हारा कोई दोष है। अपराध को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अपराध करना। तुम क्यों इतना सहती हो? डिम्पल रचना को समझाना चाह रही थी कि अपने नींद से जागो, अपने पति को ही सब कुछ मानकर और उसके पैरों की जूती बनकर रहना सही नहीं है। जो पति हमें मान सम्मान नहीं दे सकता, उसके बारे में इतना क्यों सोचती हो? अपने पति को ही सब कुछ मानकर सब कुछ बर्दाश्त करती हो। ऐसे पति के साथ जीवन नहीं काटा जा सकता। पति अगर दोस्त की तरह हो तो सुख दुख में साथी बनकर जीवन को काटा जा सकता है और एक साथ चला जा सकता है। ऐसा नहीं कि पति अपनी पत्नी को पैरों की जूती ही समझता है। रचना तो चुपचाप खड़ी हुई अपनी जेठानी की बातों को सुन रही थी। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह सुबह ही रचना के भाई भाभी आ गए थे। वह सभी के लिए अच्छे अच्छे उपहार लेकर आए थे। आते ही रचना के भाई भाभी कभी रचना को प्यार करते और कभी मोहन को प्यार दुलार करते। थोड़ी देर तक तो वो सभी बैठे रहे, आपस में बातें करते रहे। अपने भाई भाभी के सामने तो रचना ऐसे जताती रही जैसे यहाँ पर बहुत खुश है। एक दिन रुकने के बाद रचना के भाई भाभी रचना को लेकर अपने साथ चले गए। रचना की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए रचना के घर वाले रचना को अपने साथ ही रखना चाहते थे। रचना की सासू माँ से अनुमति लेकर वह उसे अपने साथ लेकर चले गए। मायके में कभी कभी सोहन का फोन आता था और सबकी राजी खुशी पूछता था। रचना की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था, सभी को चिंता हो रही थी। सोहन अपने घर फोन करके सभी को यह बोलता है कि रचना के पास सभी का रहना जरूरी है। रचना की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। रचना के चले जाने के बाद मोहन भी काफी चुपचाप सा हो गया था।
ना ही वह गुस्सा करता था और शांत रहने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वह रचना को कुछ कहना चाहता हो। मोहन रचना को दो शब्द कहना चाहता हो। वह अंदर ही अंदर घुटन घुट रहा था। ऐसे पत्थर दिल इंसान में ऐसा लग रहा था जैसे अपनी पत्नी के प्रति प्यार के कुछ फूल खिले हों। मोहन के मन में रचना के प्रति थोड़ा सा प्यार जागृत हुआ था। वह चुपचाप सा हो गया था या अपने ही व्यवहार के पश्चाताप से जल रहा था, लेकिन पता नहीं बदला बदला सा लग रहा था। एक दिन रचना के अस्पताल जाने की खबर आई। खबर सुनने के बाद मोहन डिम्पल और सोहन के साथ रचना के मायके पहुँचे। रचना की माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। रचना के भैया भाभी ही उसकी सेवा कर रहे थे। उसके घर जाकर मोहन का भी रचना के भाई को देखता, कभी रचना की तरफ देखता। ऐसा प्यार मोहन ने कभी देखा ही नहीं था। पिछले साल की बात है, एक बार रचना के पेट में दर्द हो गया था। मोहन ने तो रचना को दवाई लाना तो दूर की बात, हाल भी पूछना जरूरी नहीं समझा था और अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया था। लेकिन उसके भाई भाभी उसको दर्द से तड़पता देख उसे प्यार से चुपचाप करा रहे थे। कभी रचना को फल काट कर दे रहे थे तो कभी उसे दवाई पिला रहे थे। पूरा दिन दर्द से तड़पने के बाद रचना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे समय रचना के भाई भाभी ही बच्चे को संभाल रहे थे। यह सब देखकर मोहन के स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन आ रहा था। यह सब देखकर मोहन भी बदला बदला सा लग रहा था। उसके बाद तो रचना भी कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। बोलती भी बहुत कम थी और कभी कभार हंसती थी। थोड़े समय के बाद सभी लोग घर वापस आ गए थे। थोड़ा समय बीत जाने के बाद रचना के घर वाले रचना को उसके मायके से लाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन रचना ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह कुछ दिन अपने भैया भाभी के पास ही रहना चाहती है और एक कोर्स करना चाहती है। उसके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था। डिम्पल को लग रहा था कि शायद रचना ने परेशान होकर मोहन भैया से अलग रहने का निर्णय कर लिया है। कोर्स करना तो बस एक बहाना है। असल में वह तो अपने पति की घरेलू हिंसा से परेशान हो चुकी है, इसलिए वह नहीं आना चाहती। वह सभी से दूर रहना चाहती थी। उधर मोहन भी काफ़ी परेशान था। सोहन और डिम्पल ने भी यह कह दिया था कि तुम्हारे पति पत्नी के बीच की बात है, तुम ही देखो। अगर आपसी बातचीत से सारा मामला निपट जाता है तो ठीक है, तुम ही देख लो। एक दिन मोहन रचना से मिलने के लिए उसके घर चला गया। डिम्पल भी मोहन के साथ गई थी। रचना अपने कमरे में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। उसके बाद डिम्पल कमरे के बाहर बैठी थी और कमरे के अंदर रचना और मोहन की आपस की बातें डिम्पल को सुनाई दे रही थी। मोहन रचना को कह रहा था, रचना मुझे माफ़ कर दो, लेकिन रचना तो चुपचाप बैठी हुई थी। रचना का शांत होना मोहन को परेशान कर रहा था। उसने कहा कि रचना, मैं तुम्हारा मोल जान ही नहीं पाया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारे घर में आकर मैंने जाना कि प्यार और सहानुभूति के दो बोल इंसान के मन को कितनी ठंडक पहुँचाते हैं। मुझे तो यह पता ही नहीं था। जब मैं 5 साल का था मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। हम दोनों भाइयों के सर से हमारे पिताजी का साया उठ गया था और मेरी माँ अजीब सी हो गई थी। वह अपने को संभाल नहीं पा रही थी। हम दोनों भाइयों को और घर गृहस्थी को संभालना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और ऐसे समय में रिश्तेदार भी कितना साथ देते हैं और कितना अपनापन दिखाते हैं, यह तो तुम जानती ही हो। उस समय मेरी माँ इतना गुस्सा करती थी कि उनका सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही उतरता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझ ज़्यादा नफरत करती है और अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक माँ अपने बेटे से कैसे नफरत कर सकती है? रचना ने कहा। मुझे ऐसा लगता था कि माँ शायद मुझसे इसलिए नफरत करती है कि वह पिताजी की मौत का जिम्मेदार मुझे मानती है। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था तो मेरी पतंग बिजली के खंभे में जाकर अटक गई थी। मेरा दोस्त जब उस पतंग को निकालने गया तो मेरे पिताजी ने उसे मना कर दिया और अपने आप उस पतंग को निकालने लगे, जिससे उस पतंग को निकालते समय मेरे पिताजी को करंट लग गया। मेरा दोस्त तो बच गया था, लेकिन मेरे पिताजी करंट लगने की वजह से चल बसे थे। क्या माँ जी ने तुम्हें ऐसा कहा कि तुम अपने पिताजी की मौत के जिम्मेदार हो? नहीं, माँ ने नहीं कहा था, लेकिन मेरे चाचा जी ने एक बार मुझे
भूला था और आस पड़ोस के लोगों ने भी मुझे ऐसा बोला था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं। उसके बाद मैंने अपने आप को दोषी मानना शुरू कर दिया था और अंदर ही अंदर घुटने लगा था। क्या भैया ने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा था? भैया तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि शायद उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। इसलिए मैं विद्रोही बनता चला गया, बात बात पर चिल्लाने लगा। माँ भी बात बात पर मुझे डांटती रहती थी। माँ के इस व्यवहार पर मैंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और आक्रामक होता चला गया। अगर बचपन में बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाए तो शायद बच्चे मेरे जैसे ही हो जाते हैं। मुझे भी दूसरों को नीचा दिखाने में मज़ा आने लगा। दुखी व्यक्ति को और दुखी करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और मुझे खुशी होती थी। मैंने कई बार तुम्हें प्यार करना चाहा, लेकिन मेरा यह रूप मेरे सामने आ जाता था और चाहकर भी तुम्हें प्यार नहीं कर पाता था। जिस व्यवहार को मैंने महसूस भी नहीं किया था, उस व्यवहार को मैं कैसे जताता मुझे आता ही नहीं था। मैं अपने बच्ची को खूब लाड़ प्यार दूंगा और उसे खूब प्यार करूंगा। मैं उसे समाज में उठने बैठने लायक बनाऊंगा। मैं उसे बुरे वातावरण से दूर रखूंगा। इतना कहकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा। मोहन को इस तरह से रोता देखकर रचना समझ गई कि गुस्से में हीन भावना के कारण मोहन ऐसा हो गया था और अंदर ही अंदर उसे खोखला बना दिया था और अंदर ही अंदर उत्तेजित होते थे। मोहन के प्रति रचना का स्वभाव भी बदलने लगा था। उसे समझ आ गया था कि उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था, इसलिए इतना उत्तेजित होते थे और अपना आपा खो बैठते थे। और जो गुस्से के रूप में बाहर निकलता था, उन्हें बचपन में जिस प्यार की जरूरत थी वह उन्हें मिला ही नहीं था। उनकी बातों को सुनकर डिम्पल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इतने आकर्षित इंसान के अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है, यह तो कभी वह समझ ही नहीं पाई थी। कितना दर्द छुपाकर बैठे हैं मोहन भैया अपने अंदर। आज शायद यह सोचकर कि उनके बच्चे का बचपन भी उसी की तरह ना हो जाए, इसलिए उनका सारा दर्द खूंखार होकर बाहर निकल रहा था और उनके बच्चे के सामने आ जाए, इसलिए वह तड़प रहा था। रचना के मन से भी सभी बातें बाहर निकल गई थी और वह अपने घर वापस आ गई। उसके बाद डिम्पल और रचना दोनों मिलकर मोहन को संभालने की कोशिश करती और पूरे परिवार के साथ बैठने की कोशिश करती और माँ जी के साथ बात करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे मोहन के स्वभाव में परिवर्तन आ रहा था। उसके बदलते हुए स्वभाव को देखकर सोहन भी काफ़ी खुश था। मोहन अब ज़्यादा से ज़्यादा समय रचना के साथ बिताने की कोशिश करता था, रचना के साथ खुश रहता था। धीरे धीरे मोहन की सोच में भी परिवर्तन हो रहा था। अपनी छोटी सी गुड़िया के साथ काफ़ी खुश था। मोहन अपनी छोटी सी बच्ची में अपने आप को देख रहा था। अब तो रचना को भी ऐसा लग रहा था कि वह मोहन वही मोहन है जो पहले बात पर गुस्सा होता था। डिम्पल को भी अपनी देवरानी को देखकर काफ़ी खुशी होती थी। डिम्पल अपनी देवरानी के लिए काफ़ी खुश थी। आज रचना को अपनी तपस्या का फल मिल गया था। मोहन को माफ़ करके उसने एक अच्छा काम किया था। रचना पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी और वह समझ चुकी थी कि मोहन का यह व्यवहार उसके बचपन में उस घटना के कारण ऐसा हो गया था। मोहन अपने आप को उसके साथ सामंजस्य से बिठाने की तो पूरी कोशिश करता था, लेकिन उसकी वह बचपन की घटना उसे कुछ भूलने नहीं देती थी। लेकिन रचना और छोटी सी बच्ची के प्यार ने मोहन को बदल दिया था और अब वह अपने आप को पूरा बदलने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।